बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस। ये हमारा उर्दू जमात नाहम का सबक नंबर 9 इम्तिहान लेक्चर नंबर 1 है। हाँ जी, पिछले लेक्चर में हमने सबक लहू और कालीन की आधी पढ़ाई की थी, सफ़ा नंबर 61 तक। आज हम पहले सफ़ा नंबर 62 खोलेंगे, उर्दू की किताब का उसकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आपने पहले ख़ुद से पढ़ाई करनी है, उसके बाद जो आपको मुश्किल अल्फाज लगे उनको ख़त कशीद कर लें और फिर आप मेरे साथ दोबारा वीडियो को चलाकर इसकी पढ़ाई करें। ठीक है, सबक लहू और कालीन हम पहले पढ़ेंगे, सफ़ा 62 इसकी हम पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ आपने क्या करना है, उर्दू जमात का काम का रजिस्टर, उसके ऊपर दिन लिखना है, तारीख़ लिखनी है, उन्वान लिखना है और उसकी फहरिस्त लिखनी है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, सबक लहू और कालीन सफ़ा 62 की पढ़ाई करेंगे। उर्दू की किताब का सफ़ा 62 खोलें और मेरे साथ साथ पढ़ाई करें। अख्तर, ज़रा तहम्मुल से काम लीजिए, मुझे जो कुछ कहना है कहने दीजिए। तुम पागलों किसी बातें कर रहे हो, तहम्मुल से काम खाक लो। अख्तर, जब आपको पूरी हकीकत मालूम हो जाएगी इस वक्त फ़ैसला कीजिएगा कि ये पागलपन है या कुछ और। तजम्मुल, ये पागलपन नहीं है तो और क्या है, आखिर गुज़िश्ता 2 साल से तुम मेरे मेज़बान हो। इस दौरान तुमने कई तस्वीरें बनाई हैं जो शहर के मुअज़्ज़िज़ मतलब इज़्ज़तदार लोगों की कोठियों में आवेज़ा हैं मतलब लटकी हुई हैं। इनमें से अक्सर मैंने तोहफ़तन अपने दोस्तों को दी हैं। तोहफ़तन मतलब उसका मायनी है तोहफ़े के तौर पर। ये सब की सब तुम्हारी हैं, तुम्हारी अपनी तख्लीक हैं, लेकिन आज तुम कह रहे हो इनमें से एक भी मेरी नहीं है। कोई और सुनेगा तो क्या कहेगा। अख्तर, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि कोई और सुनेगा तो क्या कहेगा। मेरे लिए ये कश्मकश नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। कश्मकश मायनी उलझन हो सकता है। ठीक है, इस खलिश ने मुझे बेकरार कर दिया है, ये फ़रेब अब ज़िंदा नहीं रह सकता। खलिश होता है किसी दिल में किसी कांटे का चुभना या कोई ऐसी बात जो नाकाबिले बर्दाश्त हो। बेकरार, बेचैन, फ़रेब, धोखा। तजम्मुल, फ़रेब, आज तुम्हें क्या हो गया है अख्तर, काश मैं कुछ समझ सकता कि तुम्हारी इस परेशानी की वजह क्या है। डॉक्टर को तुम बुलाने नहीं देते, मैं क्या समझूँ आखिर। अख्तर, आप सब कुछ समझ जाएंगे, ये कोई मुअम्मा नहीं है। सुनिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 2 साल पहले मैं एक तंगो तारीख गली के एक खस्ता और बदनुमा मकान में रहता था। खस्ता मतलब टूटा फूटा, जिसकी हालत ख़राब हो। ठीक है, बदनुमा बेरंगा घर। बहुत कम लोग मुझे जानते थे और जो जानते थे इन्हें मेरे मुतल्लिक सिर्फ़ यही मालूम था कि मैं एक मुफलिस, गरीब, क्लाश और गुमनाम मुसव्विर हूँ। ठीक है, खाली हाथ। मैंने बेशुमार तस्वीरें बनाई थी मगर वो तमाम की तमाम कबाड़ियों या नीलाम घरों में पहुंचकर कौड़ियों के भाव बिक चुकी थी। कौड़ियों के भाव मतलब मामूली कीमत। ज़िंदगी इसी हालत में गुजर रही थी कि इत्तफ़ाक़न तस्वीरों की एक नुमाइशगाह में मेरी आपसे मुलाकात हो गई। आपने मेरी तस्वीरों में दिलचस्पी ली और मुझे इसी शाम को अपने यहाँ चाय पर बुलाया। मैं अपने हज़ारों हम पेशा भाइयों की तरह गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। ये कोई ऐसी बात ना थी जो छुपी रह सकती। आपने मेरी हालत का अंदाज़ा लगा लिया और इस बात पर इसरार किया कि मैं अपने गुर्बत कदे से निकल कर आपके यहाँ आ जाऊँ ताकि इत्मीनान के साथ फ़न की खिदमत कर सकूँ। आपने मेरे लिए कमरा वक्फ़ कर दिया और मुझे ज़िंदगी की ज़रूरियात से बेनियाज़ कर दिया। तजम्मुल, इन बातों के ज़िक्र की क्या ज़रूरत है अख्तर, मैं आप बता देना चाहता हूँ कि आपके सलूक ने मुझ पर कितना असर डाला। मैं समझने लगा आप निहायत ऊँचे दर्जे के इंसान हैं। दौलतमंद होने के बावजूद आपके पहलू में एक ऐसा दिल धड़क रहा है जो इंसानियत नवाज है, जिसमें सारी दुनिया का दर्द समाया हुआ है। आपने अपने दोस्तों को बुलाकर मेरी तस्वीर दिखाई। आपने बड़े बड़े इदारों के दफ्तरों में मेरी तस्वीरें आवेज़ा कराईं। आपने मेरी शोहरत के लिए मेरी तख्लीक़ात रसाइल और जराइद में छपवाएँ। सचमुच इस वक्त आप मेरी नज़रों में एक देवता थे, एक फ़रिश्ता थे, ऐसी हस्ती जिसने तारीफ़
जिसकी तारीफ़ हमारे किस्सों और कहानियों में की गई। तजम्मुल, मैं नहीं समझ सकता इस जिक्र से तुम्हारा मकसद क्या है अख्तर, मगर थोड़े अरसे बाद ही एक भयानक ख्याल अपना मनहूस आया मेरे जहन में डालने लगा। मुझे महसूस होने लगा कि मैंने आपकी ज़ात के बारे में जो कुछ सोचा है वो महज मेरी खुशफहमी है और हकीकत कुछ और है। तजम्मुल, क्या मतलब अख्तर, मुझ पर ये हकीकत वाज़ह हो गई कि आपकी सरपरस्ती तो महज एक इश्तिहार है आपकी मुसव्वरे नवाज शख्सियत का। इस सरपरस्ती में एक ख़ास मकसद छुपा हुआ है। तजम्मुल, क्या कह रहे हो तुम अख्तर? आप मुझे नवाज रहे थे मगर एक ख़ास मकसद की खातिर, और वह मकसद ये था कि आप सोसाइटी को बताना चाहते थे कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ। मैंने एक गरीब और मुफलिस मुसव्विर को अपने यहाँ पनाह दी है। अब ये जो कुछ बना रहा है महज मेरी सरपरस्ती का नतीजा है। मैंने इसकी सलाहियतों को ज़िंदा रखा और वरना ये कब की ख़त्म हो जाती। जिस तरह बड़ी बड़ी दुकानों के दरवाज़ों पर इंसानी पैकरों को नहायत खूबसूरत और शफाफ लिबास पहनाकर इन्हें अलमारियों के अंदर सजा दिया जाता है ताकि लोग इन हसीनो जमील मुजस्मों को देखकर दुकानदारों के आला ज़ौक़ और इनकी शान और शौकत से मरऊब हो जाएं, इसी तरह आप भी अपनी इमारत और अपनी शख्सियत की नुमाइश के लिए मेरे ज़ात और मेरे फ़न को इस्तेमाल कर रहे थे। तजम्मुल गुस्से से, ये झूठ है, सरासर झूठ है अख्तर, और आप कह भी क्या सकते हैं, मगर बुलंद आवाज़ से हकीकत नहीं बदल सकती। आपके यहाँ मेरी यही हैसियत थी और जिस वक्त मुझे इसका एहसास हुआ मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी अहलियतों पर बर्फ़ की तह जम गई। मेरे सीने में भी एक शरारा बाकी नहीं रहा। यह एहसास मेरे लिए सुहाने रूह साबित हो रहा था कि आप जिगर का खून दे देकर मैंने फ़न की जिस शम्मा को अब तक रोशन रखा है, इसका मकसद आपकी शानदार कोठी और आपकी शख्सियत को जगमगाने के अलावा और कुछ नहीं। एक फ़नकार ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इसका फ़न अपना असली जौहर खो कर किसी के लिए महज एक ज़रिया शोहरत बन जाए। इन्हीं दिनों मुझे एक हम पेशा दोस्त मिल गया जो बददस्तूर गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। मैंने इसे अपनी कैफियत बताई और इल्तिजा की कि वो मुझे अपने यहाँ रहने की जगह दे दे। ये सुनकर इसने कहा, देखो अगर तुम आजकल तस्वीरें नहीं बना सकते तो कोई हर्ज की बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं तस्वीरें बनाता रहूँगा। तुम मुझे इतने पैसे दे दिया करो कि मैं और मेरा ख़ानदान इज़्ज़त और आबरू के साथ ज़िंदा रह सकें। ये तजवीज़ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, मगर इसका इसरार कम नहीं होता था। इस तरह वो खेल शुरू हो गया जो दुनिया का सबसे गंदा और जलील खेल है। मुझे यहाँ रुपये हासिल करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती थी। ये रुपये मैं इसे दे देता था और वो मुझे अपनी तस्वीरें, तजम्मुल, इन तस्वीरों को तुम अख्तर अपनी तख्लीक बनाकर पेश कर देता था। तजम्मुल इस अंदाज से अख्तर को देखता है जैसे इन अल्फाज से इसे धचका सा लगा हो। धचका मायनी सदमा। तुम मुझे धोखा देते रहे अब तक अख्तर, धोखा या कुछ और। बहरहाल वाक़या ये है कि न्याजी को वक्तन फ़वक्तन सिक्के मिलते रहे, मुझे बनी बनाई तस्वीरें, और आपको फ़न की कदर अफजाई और मुसव्वरे नवाजी के लिए सोसाइटी में इज़्ज़त और एहतराम। तजम्मुल, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी पस्त सतह पर उतर चुके हो अख्तर। मैंने खुद कभी नहीं सोचा था, लेकिन इस सतह पर उतरने के लिए मजबूर था। न्याजी ने मुझे कई तस्वीरें दी। ये तस्वीरें आज आप जैसे मुअज़्ज़िज़ लोगों के ड्राइंग रूमों की जीनत हैं। वो पहले की तरह मुफलिस नहीं है। वो अपनी बहन की शादी कर चुका है। इसे रोटी और कपड़े की भी तकलीफ़ नहीं है। अब मालिक मकान भी इसे परेशान नहीं करता, मगर मैं जानता हूँ कि इसकी दिल की कैफियत क्या है। अपनी औलाद को चंद सिक्कों के इवज़ दूसरों को सौंप देना एक ऐसा तकलीफ़देह वाक़या है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आज जब इसने सुना होगा कि इसकी बनाई हुई तस्वीर अव्वल इनाम की मुस्तहिक करार पाई है तो इसकी क्या हालत हुई होगी। वो क्या सोचेगा। मैं इस तसव्वुर ही से काम जाता हूँ। तजम्मुल, तो अब तक तुमने हमें धोखे में ही रखा, अपनी नालायकी छुपाते रहे। मैंने इतनी आसाइशें बेकार मुहैया की थी अख्तर, आप इनकी कीमत वसूल कर चुके हैं। हमेशा की तरह इस सौदे में आपका ही फ़ायदा हुआ है। तजम्मुल, इस कदर फ़रेब देने के बाद अब से अपने मोहसिन को जली कटी सुनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती अख्तर? मुझे शर्म क्यों आएगी? शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए जो बुलंदियों पर पहुंचने के लिए हज़ारों इंसानों को अपनी सीढ़ी बना लेते हैं, जो एक फ़नकार की सरपरस्ती भी करते हैं तो अपने मतलब के लिए। तजम्मुल, अपने गिरेबान में मुँह डालकर देखो कि
क्या हो? एहसान फरामोश, चोर, मुजरिम। अख्तर, मैं सब कुछ हूँ मगर तुम क्या हो ये भी तो कहो। तजम्मुल, मैं। अख्तर, हाँ तुम बताओ, खामोश क्यों हो? बताते क्यों नहीं? दूसरे के जुर्म देख लेते हो, दूसरों को मुजरिम कहते हो मगर अपने मुतल्लिक कुछ नहीं कहते। बताओ कौन हो तुम? रऊफ़, रऊफ़ आता है, दोनों खामोश हो जाते हैं। वो खबर बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, पहला इनाम अख्तर साहिब को ही मिला है। ये रहा अखबार। बगल से अखबार निकालता है, आप दोनों को इस हालत में देखकर हैरान हो जाता है। तजम्मुल, तुम जाओ इस वक्त। रऊफ़, बेहतर जनाब। रऊफ़ दरवाजे की तरफ जाने लगता है, फिर ठहर जाता है। ओ याद आ गया मिस्टर अख्तर, आपका कोई वाकिफ़कार रास्ते में मिला था, इसने एक पैगाम दिया है आपके नाम। आपका कोई मुसव्विर दोस्त था, न्याजी। अख्तर, हाँ क्या हुआ, इसे जल्दी बताओ। रऊफ़, अफसोस आज सुबह इसने खुदकुशी कर ली। अख्तर, खुदकुशी? रऊफ़, जी हाँ, अस्पताल जाने से पहले मर चुका था। अख्तर, तजम्मुल से सुना तुमने? अभी पूछ रहे थे मैं क्या हूँ। अब तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि तुम क्या हो। तुम कातिल हो, ये कत्ल तुमने किया है। तजम्मुल, गुस्से से गरज कर, बकवास बंद करो। अख्तर, कानून तुम्हें कुछ नहीं कहेगा मगर इंसानियत की नज़रों में तुम कातिल हो। तुमने 2 कत्ल किए हैं, एक मुसव्विर के फ़न को मौत के घाट उतारा है और दूसरे मुसव्विर की जान ले ली है। ये कत्ल नहीं तो और क्या है? और कत्ल क्या होता है? तजम्मुल, निकल जाओ यहाँ से कमीने। पाजी एहसान फरामोश। पाजी मीन गुनाहगार। अख्तर, मेरी ज़ुबान रुक नहीं सकती, मैं चीख चीख कर कहूँगा, देखो लोगों ये कातिल है, इसके हाथ खून में रंगे हुए हैं और ये सोसाइटी का खौफनाक मुजरिम है। ये। तजम्मुल, रऊफ़ खड़े क्यों हो? इस पाजी को धक्के दे देकर निकाल दो, ले जाओ इसे पागल खाने में। पुलिस को टेलीफोन करो, ये पागल हो गया है, ख़तरनाक पागल है। रऊफ़ अख्तर को धक्के देकर बाहर निकालने लगता है। अख्तर चीख चीख कर कह रहा है, तुम कातिल हो, तुमने कत्ल किया है, मैं खामोश नहीं रहूँगा। ये आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगती है। तजम्मुल दाएँ हाथ की उंगलियों से पेशानी का पसीना पोंछता है। इसके बाद क्या होता है? पर्दा गिरता है और ड्रामा ख़त्म। को समझ आए क्या था इस ड्रामे में? मश्क तो आपने कर ली है ना पहले इसकी। अब हमने इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अगला सबक हमारा है इम्तिहान, ठीक है। इम्तिहान को पढ़ने से पहले हम इसके मुसन्निफ़ के बारे में जानेंगे। इसको किसने लिखा है? हाँ जी, हमने सबक इम्तिहान पढ़ना है, इसको लिखा है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग जो है वो 1883 में पैदा हुए और 1947 में इनकी वफ़ात हुई। पता है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के बारे में किसी को? इनका नाम है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। ये 1883 में पैदा हुए और 1947 में इनकी वफ़ात हुई। ये मशहूर मज़ाह निगार हैं, कादरुल कलाम शायर हैं, ठीक है। उसके बाद मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग जो है वो दिल्ली में पैदा हुए और सेंट स्टेफन्स कॉलेज दिल्ली से BA किया। ज़माने तालिब इल्म में ड्रामे और क्रिकेट का शौक़ रहा। 1907 में हैदराबाद दक्कन चले गए और अब पहले तालीम और फिर अदालत के महकमों से वाबस्ता रहे। वो तरक्की करते करते होम सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुँचे, जहाँ से रिटायर हुए और पेंशन हासिल की। उन्होंने हैदराबाद ही में वफ़ात पाई। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का जो तर्ज़ तहरीर है वो बहुत सादा था और पुरलुत्फ़ था। वो बड़े शगुफ्ता अंदाज में और दिल्ली की ख़ास ज़ुबान में लिखते हैं, ठीक है। इनके असलूब में बनावट की नाम की कोई चीज़ नहीं है, मज़ाक की चाशनी है, मतलब हल्का हल्का मज़ाक है इनकी तहरीर में। ख़ास लुत्फ़ जो इनकी तहरीर को एक पुरलुत्फ़ सी तहरीर बना देता है। बकौल रशीद अहमद सिद्दीकी, फ़रद की असलूब की नुमाया खूबी फ़िक्रों का इख्तिसार है। वो छोटे छोटे फ़िक्रों से रवां दवां
का जादू जगाते हैं। फ़रद की तहरीरों में इसलूब की यकसानियत मौज़े की हद तक कायम रहती है। वो एक मज़मून को जिस रंग में शुरू करते हैं इसी रंग में अंजाम तक पहुंचाते हैं। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग जो है वो शुरू में डरते थे, ठीक है, तो वो अपना नाम नहीं लिखते थे अखबारों में। जब कुछ लिखते थे तो एंड में होता है ना कि अपना नाम लिखते हैं, तो वो अपना नाम नहीं लिखते थे बल्कि मिर्ज़ा आलम निश्रा लिखते होते थे। जो बाबाए उर्दू हैं डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक साहिब, ये इनका लक़ब है बाबाए उर्दू, ठीक है। तो इन्होंने और अज़मतुल्लाह खान ने इनकी हौसला अफजाई की और इन्हें कहा कि नहीं, तुम अच्छा लिखते हो, तुम्हारी तहरीरें अच्छी होती हैं, तो तुम अपना नाम इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो फिर इन्होंने इसीलिए नज़ीर अहमद की कहानी लिखी, फूल वालों की सैर, और दिल्ली का एक यादगार मुशायरा जो है वो इनका सबसे मशहूर जो है मज़मून है। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा इनका एक मशहूर मज़मून है और इनको कादरुल कलाम शायर भी कहते हैं। इन्होंने शायरी भी की है और इनकी शायरी की जो तसनीफ़ है उनका नाम है मेरी शायरी, ठीक है। इसके बाद हम सबक की पढ़ाई की तरफ आते हैं। सबक इम्तिहान सफ़ा नंबर 70 है। सफ़ा 70 खोलें आप लोग। हाँ जी, सबक की पढ़ाई आपने पहले ख़ुद करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने मेरे साथ सबक की पढ़ाई करनी है और साथ साथ रजिस्टर पर जो है आपका जमात का काम का, उसके ऊपर आपने अल्फाज मायनी भी लिखते जाना है, ठीक है। सबक इम्तिहान की पढ़ाई करनी है हमने। सब आप लोग किताब सफ़ा 70 खोल लें। न हुई गर मेरे पर्चों से तसल्ली ना सही, ना हुई गर मेरे पर्चों से तसल्ली ना सही, इम्तिहान और भी बाकी है तो ये भी ना सही, ठीक है। इस शेर का मतलब क्या है कि अगर मेरे पर्चों से तसल्ली नहीं होती तो ना हो, फिर क्या हुआ, इम्तिहान तो और भी बाकी हैं, ठीक है। लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं। इसमें मुसन्निफ़ ख़ुद से ही अब मुसन्निफ़ ख़ुद बयान कर रहे हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के इम्तिहान जो है, इम्तिहान सबक के इम्तिहान से लोग क्यों घबराते हैं। वो अपना ज़ाती तजर्बा बता रहे हैं कि लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं, लेकिन मुझे इनके घबराने पर हंसी आती है। आखिर इम्तिहान में ऐसा क्या होता है। दो ही सूरतें होती हैं कि या तो इंसान फ़ेल हो जाता है या पास हो जाता है। इस साल कामयाब ना हुए, आइंदा साल सही। मैं अपने दोस्तों और हम जमातों को देखता था कि जो इम्तिहान के दिन करीब आते जाते थे, इनके हवास, इनका दिमाग मुख्तल और इनकी सूरत इतनी सी निकल आती थी। बंदे पर इम्तिहान का ना रत्ती बराबर पहले असर था और ना अब इसके ख़त्म हो जाने का अफसोस है। मुख्तल मीन होता है परेशान, ठीक है। आजमाइश, इम्तिहान का मतलब आजमाइश होता है, और घबराना, परेशान होना, सूरतें, हालतें, और मुख्तल मीन परेशान, ठीक है। आपने साथ साथ अल्फाज के मायने भी लिखते जाना है। उम्मीदवार का मजमा, नई सूरतें, अजीब अजीब ख्यालात, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कभी दिल सैर नहीं होता, मतलब भरता नहीं है। जी चाहता है कि तमाम उम्र इम्तिहान हो जाए, लेकिन पढ़ने और याद करने की शर्त उठा दी जाए। मेरी सुनिए कि 2 साल में ला क्लास का कोर्स पूरा किया। 2 साल ला क्लास मतलब वकालत का, मगर किस तरह। शाम को यारों के साथ टहलने निकलता, वापसी के वक्त ला क्लास में भी झांक आता। मुंशी साहिब दोस्त थे और लेक्चरार साहिब पढ़ाने में मुस्तगरिक मीन डूबा हुआ, यानी बहुत मसरूफ़, ठीक है। मुस्तगरिक मीन डूबा हुआ, बहुत मसरूफ़। हाज़िरी की तकमील में कुछ दुश्वारी ना थी। अब आप ही बताएं कि ला क्लास में शरीक होने से मेरे किस मशगले में फ़र्क आ सकता था। वालिद साहिब किबला खुश थे कि बेटे को कानून का शौक़ हो चला है, किसी ज़माने में बड़े बड़े वकीलों के कान कुतरेगा। हम भी
बेफिक्र थे कि चलो 2 वर्ष तक तो कोई मेहनत के लिए कह ही नहीं सकता, बाद में देखिए कौन जीता है और कौन मरता है। लेकिन ज़माना आंख बंद किए गुजर जाता है। 2 साल ऐसे गुजरे जैसे हवा। ला क्लास का सदाकतनामा भी मिल गया। अब क्या था, वालिदैन इम्तिहान वकालत की तैयारी के लिए सर हो गए, मगर मैं भी एक ज़ाते शरीफ हूँ। एक बुढ़िया और एक बूढ़े को धोखा देना क्या बड़ी बात है। मैंने तकाजा किया कि अलहदा कमरा मिल जाए तो मेहनत करूं। बाल बच्चों की गड़बड़ में मुझसे कुछ नहीं हो सकता। चंद रोज़ इसी हीले से टाल दिए, हीले मीन बहाने से। लेकिन ताब के बड़ी बी ने अपने सोने का ताबके का मायने है कब तक, ठीक है, ताबके। लेकिन उसने यहाँ पे कहा है ना मुसन्निफ ने सफ़ा 70 में, लेकिन ताबके, लेकिन कब तक। बड़ी बी ने अपने सोने का कमरा खाली कर दिया। अब मैं दूसरी चाल चला। दरवाज़ों में शीशे थे, इन पर कागज़ चिपका दिया। लैंप रोशन करके आराम से 7 बजे से सो जाता और सुबह 9 बजे उठता। अगर किसी ने आवाज़ दी और आँख खुल गई तो डांट दिया कि खामखा मेरी पढ़ाई में खलल डाला जाता है। अगर आँख ना खुली और सुबह को सोने का इल्ज़ाम लगाया गया तो कह दिया कि मैं पढ़ते वक्त कभी जवाब ना दूंगा, आइंदा कोई मुझे दिक ना करे। दिक ना करे मायनी तंग ना करे, ठीक है। बाज़ वक्त ऐसा हुआ कि लैंप भड़क कर चिमनी स्याह हो गई और मेरी ज़्यादा महवियत और मेहनत का नतीजा समझी गई। बाज़ वक्त वालिदा वालिद कहते भी थे कि इतनी मेहनत ना किया करो, लेकिन मैं ज़माने की तरक्की का नक्शा खींच कर इनका दिल खुश कर देता था। खुदा खुदा करके ये मुश्किल भी आसान हो गई और इम्तिहान का ज़माना करीब आया। मैंने घर में बहुत कहा कि अभी मैं इम्तिहान के लिए जैसा चाहे वैसे तैयार नहीं हूँ, लेकिन मेरी मुसलसल हाज़िरी, ला क्लास और शबाना रोज़ की मेहनत ने इनके दिलों पर सिक्का बिठा रखा था। शबाना रोज़ का मायने है रात, दिन रात, ठीक है। वो कब मानने वाले थे, फिर भी एहतियातन अपने बचाव के लिए इनसे कह दिया कि अगर मैं फ़ेल हो जाऊं तो इसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर ना होगी, क्योंकि मैं अपने आप को अभी इम्तिहान के काबिल नहीं पाता। लेकिन वालिद साहिब मुस्कुराकर बोले कि इम्तिहान से क्यों डरे जाते हो, जब मेहनत की है तो शरीक भी हो जाओ। कामयाबी हो नाकामी खुदा के हाथ है। मर्द बायत के हरासा नाशूद। मर्द वो है जो खौफज़दा ना हो, ठीक है। मर्द बायत के हरासा नाशूद, ये फ़ारसी ज़ुबान का एक जुमला है जिसका मायने है मर्द वो है जो खौफज़दा ना हो। मैंने भी तकदीर और तदबीर पर एक छोटा सा लेक्चर देकर साबित कर दिया कि तदबीर कोई चीज़ नहीं, तकदीर से तमाम दुनिया के काम चलते हैं। किस्सा मुख्तसर, दरख्वास्तें शिरकत दी गई और मंजूर हो गई, और एक दिन वो आया कि हम हॉल टिकट लिए हुए मुकामी इम्तिहान पर पहुँच ही गए। को याद नहीं क्या था, लेकिन 2 वजह से कामयाबी की उम्मीद थी। अव्वल तो इमदादे गैबी और दूसरे पर्चों की उल्ट फेर। शायद वो हजरात जो इम्तिहान में कभी शरीक नहीं हुए इस मजमून को ना समझें, इसलिए ज़रा वजाहत है अर्ज़ करता हूँ। इमदादे गैबी से मुराद उम्मीदवारान इम्तिहान की इस्तिलाह में वो मदद है जो एक दूसरे से या किसी नेक ज़ात निगरान कार से या अंदुल मवाक़िया किताब से पहुँच जाती है। निगरानी कार मतलब निगरानी करने वाला, अंदुल मवाक़े ख़ास वक्त। पर्चों की उल्ट फेर गो बज़ाहिर मुश्किल मालूम होती है, लेकिन तकदीर सब कुछ आसान कर देती है। बाज़ शरीफ कम हैसियत मुलाजिम ऐसे भी निकल आते हैं जो बाउम्मीद इनाम पर्चा बदल देते हैं। ये ज़रूर है कि इससे एक मेहनत करने वाले को नुकसान पहुंच जाता है, लेकिन तदबीर तकदीर का मसला जैसा इस कार्रवाई में हल होता है दूसरे किसी सूरत में हल नहीं होता। इसके अलावा और भी सूरतें हैं, लेकिन वो बहुत कम पेश आती हैं, इसलिए इन पर भरोसा करना नादानी है। खैर, आमदम बरसरे मतलब
आमदम बड़े सारे मतलब का मायने मतलब पर आना, ठीक है। 9:45 बजे घंटी बजी और हम बिस्मिल्लाह कहकर इम्तिहान के कमरे में दाखिल हुए। यहाँ एक बहुत खलीक और हंसमुख निगराने कार थे। मुझे जगह नहीं मिलती थी। मैंने इनसे कहा कि वो मेरे साथ हो लिए। जगह बताई और बड़ी देर तक हंस हंस कर बातें करते रहे। मैं समझा चलो बेड़ा पार है, अल्लाह दे और बंदा ले। ठीक 10 बजे पर्चा तकसीम हुआ। मैंने पर्चा लिया, सरसरी नज़र डाली और मेज़ पर रख दिया। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि पर्चा पढ़ने के बाद जैसा मेरे चेहरे पर इत्मीनान था शायद ही किसी के चेहरे पर होगा। ख़ुद तो इस पर्चे के मुतल्लिक अंदाज़ा ना कर सका, लेकिन निगरानी कार साहिब को ये कहते ज़रूर सुना कि पर्चा मुश्किल है। मैं कई मरतबा अव्वल से आखिर तक इसको पढ़ गया, लेकिन ये ना मालूम हुआ कि किस मजमून का है। जवाबात की कापी देखी, इसके आखिर की हिदायतें पढ़ी, सफ़ा अव्वल की खानापुरी की और खड़ा हो गया। गार्ड साहिब फ़ौरन ही आए। मैंने इनसे कहा कि जनाब ये पर्चा किस मजमून का है। वो मुस्कुराए, ज़बान से तो कुछ ना बोले मगर पर्चे के उन्वान पर उंगली रख दी। इस वक्त मुझे मालूम हुआ कि असूल कानून का पर्चा है। दिल खिल गया। मैंने भी कलम उठाकर लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि असूल के लिए किसी किताब के पढ़ने की ज़रूरत तो है ही नहीं। इस मजमून पर हर शख्स को राय देने का हक हासिल है। एक मुकन्नन एक असूल कायम करता है। मुकन्नन मीन कानूनदान, मुकन्नन मीन कानूनदान। दूसरा इसको तोड़ देता है। क्या वजह है कि हम अपनी राय को किसी दूसरे की तजवीज़ का पाबंद करें। मैंने अपने बराबर वाले से पूछने की कोशिश भी की, कुछ इधर उधर निगाह भी दौड़ाई, मगर गार्ड साहब मेरी हालत को कुछ ऐसा ताड़ गए थे कि हर वक्त बुलाए नागहानी की तरह सर पर ही खड़े रहते थे। ज़रा मैंने इधर उधर गर्दन फेरी और उन्होंने आवाज़ दी कि जनाब अपने पर्चे पर नज़र रखिए। जब दूसरों से मदद मिलने की तवक्का मुनक़ता हो गई तो मैंने दिल में सोचा कि चलो इन गार्ड साहब से ही पूछें। मैं खड़ा हो गया, वो आए। मैंने दरियाफ्त किया कि जनाब इस दूसरे सवाल का क्या जवाब है, और वो मुस्कुराए कि मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा कि ये बराबर वाले बड़े ज़ोर से लिख रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए, और अगर आपको दरियाफ्त करते हुए लिहाज आता है तो ज़रा इधर उधर टहलते हुए तशरीफ़ ले जाए, मैं ख़ुद पूछ लूँगा। मगर वो कब हिलने वाले थे, कुतब हो गए, एक ही जगह जम गए। इनका मुस्कुराना पहले तो अच्छा मालूम होता था, लेकिन फिर आखिर में तो जहर हो गया। मैं वल्लाह सच कहता हूँ कि अगर तमाम उम्र में कल्बी नफरत मुझे किसी से हुई तो इन्हीं साहिब से हुई। गर्ज इस तरह ये तमाम दिन इम्तिहान के गुजर गए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ऐसे जालिम के साथ ऐसी हालत में कि एक हर्फ भी याद ना हो पूरे 6 घंटे गुजारने कैसे मुश्किल होंगे। मैं तो हर रोज़ आधा घंटे के बाद ही कमरे से निकल आता, लेकिन मुसीबत ये आन पड़ी कि वाली साहिब रोज़ 11 बजे से आ जाते और नीचे सहन में बैठे रहते। अब मैं जल्दी बाहर आ जाता तो जो रोब मैंने 2 साल के अरसे में कायम किया था वो सब हवा हो जाता। इसलिए कहरे दरवेश बर जाने दरवेश। हाँ, जिसका मायने गरीब का गुस्सा अपने आप पर ही होता है। आखिरी वक्त तक इम्तिहान के कमरे में बैठा रहता और जब नीचे उतरता तो वाली साहिब से पर्चे की सख्ती की ज़रूर शिकायत करता। वो भी मेरी तशफ़ी के लिए मुम्तहिन को बहुत बुरा भला कहते, लेकिन इनको ये ख्याल हो गया कि कुछ ही क्यों ना हो मेरा बेटा कामयाब ज़रूर होगा। इम्तिहान ख़त्म हुआ और उम्मीद नंबर 1 और 2 का खून हो गया। अब मुमतहनों के पास कोशिश की सूझी। वाली साहिब एक ज़बरदस्त चिट्ठी सिफारिश की लेकर एक साहिब के यहाँ पहुँचे। वो चिट्ठी देखकर बहुत इखलाक से मिली। आने की वजह दरियाफ्त की। वालिद ने अर्ज़ किया कि खादिमज़ादा इस साल इम्तिहान में शरीक हुआ है, अगर आप कोशिश फरमाएँ तो ये खानजाद हमेशा ममनून एहसानमंद रहेगा। वो बहुत हंसे और दूसरे लोगों से जो सलाम को हाजिर हुए थे फरमाने लगे, ये अजीब दरख्वास्त है, इनका बेटा तो इम्तिहान दे और कोशिश मैं करूँ। बंदा खुदा अपने लड़के से कहो कि वो खुद कोशिश करे। बेचारे बड़े मियाँ ऐसे नादिम मायनी शर्मिंदा हुए कि फिर किसी के पास ना गए। कुछ अरसे बाद नतीजा भी शाया हो गया और कम तरीन जुमला मज़ामीन में बदरजा आला फेल हुआ। खबर नहीं कि वो कौन से भले मानस मुमतहन थे। उन्होंने 2 नंबर भी
दिए, बाकी ने तो सिफर ही डाला। वाली साहिब को बहुत रंज हुआ। नंबरों की नकल हासिल की और बिलाखिर यही राय करार पाई कि किसी बदमाश चपरासी ने बदल दिए, वरना मुमकिन था कि बराबर 3 घंटे लिखा जाता और सिफर मिलता। मुझे भी ताज्जुब था, क्योंकि मैंने पर्चे कुछ ऐसे बुरे नहीं किए थे। मैंने ये जवाबात वाली साहिब को भी सुनाए। उन्होंने बहुत तारीफ़ की। मुमताहनों को बहुत बुरा भला कहा। मेरी अश्क शोई की और फरमाया, बेटा कोई घबराने की बात नहीं, इस साल नहीं आइंदा साल सही। आखिर कहाँ तक बेईमानी होगी, 100 दिन चोर के तो एक दिन शाह का। खैर जो कुछ हुआ सो हुआ, 1 साल की फुर्सत तो मिल गई। ये जो है सबक मज़ामीन फ़रहत से लिया गया है, ठीक है। आपने अब क्या करना है, कैसा लगा आपको ये सबक? इम्तिहान आप लोगों ने ऐसी तैयारी नहीं करनी, आप लोगों ने बहुत पढ़ना है, ठीक है। घर का काम जो है वो आपने क्या करना है, सबक की पढ़ाई करनी है, अल्फाज के मायने याद करने हैं और सबक का खुलासा याद करना है, ठीक है। ग्रेड 9 सबक का खुलासा याद करना है और जमात का काम के रजिस्टर पर लिखना है याद करके। उसके बाद आपने क्या करना है कि मश्क 1, 3, 4 और 5 जो है वो आपने घर का काम के रजिस्टर पर हल करनी है। 1 जो है सवालों के जवाब है, 2 खुलासा है आपका, ठीक है। 3 जो है वो आपने अल्फाज के मायने लिखने हैं, 4 में वाहिद के जमा और 5 में आपने इराब लगाने हैं और बाकी मश्क जो है वो आपने घर का काम के रजिस्टर पर हल करनी है। बाकी मश्क जो है वो आपने किताब पे हल करनी है, ठीक है। ये जो सवाल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं 1, 3, 5 और 4, ये आपने घर का काम के रजिस्टर पे हल करने हैं और बाकी मश्क किताब पे हल करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा सबक ख़त्म होता है। इम्तिहान अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।